भाई और बहनों, आपके साथ दोबारा बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा परिचय, विषय का परिचय पहले ही अपर्णा दीदी ने और प्रभात जी ने दे दिया है, तो इसलिए और ज़्यादा समय लिए बिना सीधा मैं स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले श्री अरविंद और श्री माँ को मेरा नमन, और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा से आप सबको श्री अरविंद और श्री माँ का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सर्वांगीण शिक्षा श्री अरविंद की फिलॉसफी पर आधारित है, और श्री माँ ने उसको कार्यान्वित किया पांडिचेरी स्कूल में, जो 75 साल से भी ज़्यादा हो गए उसको। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि श्री अरविंद और श्री माँ की जो विजन है वो संसार के भविष्य से रिलेटेड है, और संसार का भविष्य अच्छा हो तभी हो सकता है यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसलिए स्कूल की स्थापना जो थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। सर्वांगीण शिक्षा में तीनों ये आते हैं, तन, मन और बुद्धि, फिजिकल, वाइटल, मेंटल। और ये तीनों जो हैं, हमारा जो चैत्य पुरुष है, साइकिक बीइंग, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हमारा तन और मन तो ज़्यादा अच्छी तरह काम करें ही, लेकिन किस चीज़ के लिए उपयोग हो उनका, वो महत्वपूर्ण है। उस चीज़ के लिए उपयोग हो जो हमारे चैत्य पुरुष से जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उस पे आधारित हो। अब आते हैं मेंटल एजुकेशन पे। जो हमारे इमोशंस हैं वो भी हमारा मन है, लेकिन वो जो है वाइटल के साथ डिस्कस हो चुका होगा। तो आज हमारा जो एम्फोसिस रहेगा वो बुद्धि पे रहेगा, द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द बीइंग, द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड। तो मेंटल में अगर हम सोचें कि स्कूल्स में आमतौर पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया जाता है, ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो आज भी यही उत्तर मिलता है कि सबसे ज्यादा जोर याद करने पे दिया जाता है, स्मरण शक्ति पे। डॉक्टर JBS हाल्डेन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनको भारत से बहुत प्यार था। तो जब वृद्धावस्था में पहुंचे रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया कि मैं भारत में आके रहना चाहता हूँ, बाकी का जीवन मैं भारतवर्ष में व्यतीत करना चाहता हूँ। और उनको उसके लिए अनुमति मिल गई, और उनको रहने की जगह इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में दे दी गई। तो लिखते हैं एक जगह पे कि एक दिन उन्होंने देखा अपनी खिड़की से बाहर, उनकी खिड़की से बाहर कोई लॉन दिखाई देता था। तो उन्होंने देखा कि खिड़की से बाहर जब देखा लॉन में सुबह सुबह एक लड़का जो था वो घूम रहा था और जोर जोर से कुछ बोल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई मंत्र जाप कर रहा है। भारतवर्ष में लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं मंत्र जाप से। लेकिन फिर जब उन्होंने और ध्यान से सुना तो उन्होंने देखा कि वो मंत्र जाप नहीं कर रहा था। उसके हाथ में एक पुस्तक जो थी वो शायद केमिस्ट्री की पुस्तक थी, और केमिस्ट्री की कोई इक्वेशंस बोल रहा था। तो बात इसी तरह से पढ़ते हैं। तो एक किस्म से कहने का मतलब ये है कि साइंस भी याद करके पढ़ते हैं। से ट्रेन किस तरह से की जा सके, उसे वो किसी काम की चीज नहीं है। याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसको
इम्प्रूव करने का तरीका ये नहीं है कि एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा कि उसी चीज को अगर हम बार बार उपयोग करेंगे अपने जीवन में तो अपने आप याद हो जाएगी। जैसे हमसे अगर कोई नाम पूछे तो हम फटाफट बता देते हैं, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बार पूछा गया, इतनी बार उसका उपयोग हुआ है, कि स्मरण शक्ति जो है उसके बारे में हमारी एकदम पक्की हो गई है। तो इसी तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो शुरू शुरू में देखने की कोशिश करते हैं किस दवाई का कितना डोज है, लेकिन कुछ साल के बाद उनको डोज याद हो जाता है। तो याद करने के लिए उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो जो बार बार उपयोग करते हैं उसी से याद हो जाता है। तो वो जो है तरीका ठीक है, लेकिन जिस तरह से बार बार रिपीट करके याद करते हैं वो एक बोझ सा बन जाता है, जो विद्यार्थी का जो प्यार है सीखने में वो खत्म हो जाता है। He loses the love for learning. It's a burdensome and unintelligent way of training the memory. अरविंदो ने कहा है। पहले अगला सवाल ये पैदा होता है कि मेमोरी से आगे जाना जरूरी क्यों है। उसके लिए एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी जो पक्षियों को पकड़ के अपना जीवन निर्वाह करता था, वो जंगल में गया तो उसने देखा कि वहां पे उस जिस एरिया में गया वहां जंगल में उसी वहीं पे एक ऋषि की कुटिया भी थी, और उन्होंने तोते जो थे उनको सिखाया हुआ था बार बार बोलना कि लालच बुरी बला है। तो उसने सोचा कि मैं इनको लालच करके ही पिंजरे में जाल में अपने फंसाता हूँ, कुछ उनके लिए खाने के लिए हूँ, तो अब इनको तो पता चल गया लालच बुरी बला है, तो अब ये तो नहीं आएंगे फंसने के लिए जाल में। तो उसने ऋषि को कहा कि ये जो है तोते इस तरह से बोल रहे हैं, आपने सिखाया होगा तो बात तो अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं तो उनको पकड़ नहीं पाऊंगा, तो मेरा जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो याद हो सकती है कोई चीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझ में भी आए। तो इसलिए बियॉन्ड मेमोरी, मेमोरी से आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि समझ में आना चाहिए। उससे भी आगे कुछ हो सकता है क्या, उससे आगे एप्लीकेशन। अब तोतों को सपोज समझ में भी आ जाए कि लालच बुरी बला है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो खाना है वो लालच है, उसमें ना फंसे, जरूरी नहीं कि वो अप्लाई कर पाए। तो एप्लीकेशन जो है नॉलेज की, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए जैसा एग्जैक्टली हमने सीखा है और समझा है वैसा का वैसा नहीं अप्लाई कर सकते, सिचुएशन के मुताबिक उसको जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में उसको अप्लाई करना अगली, वो फिर अंडरस्टैंडिंग से भी आगे जाता है। उससे आगे और क्या हो सकती हैं चीजें, कई चीजें और हैं जो हमारी बौद्धिक शिक्षा के लिए रेलेवेंट है, कि जो कुछ बोले वो साफ साफ बोले, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो कम शब्दों में ज्यादा चीज बता सकते हैं। और उसके लिए प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज, कि जिस चीज के लिए जो शब्द सबसे उपयुक्त है उसी शब्द का उपयोग करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लैरिटी जो है थिंकिंग में है, प्रिसीजन जो है शब्दों के यूज में। और इंपॉर्टेंट जो है चीज है इलेबोरेटिंग एंड समराइजिंग। जैसे श्री अरविंद ने कहा जगदपि ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, जगदपि ब्रह्म सत्यम न मिथ्या। तो अब छोटा सा वाक्य है, अब अगर किसी को समझाना है तो इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो इलेबोरेशन भी आनी चाहिए और समराइज करना भी आना चाहिए। कई लोग जो हैं अपना दुख दर्द बांटने के लिए आते हैं आश्रम में, तो जब वो बताना शुरू करते हैं तो 1 घंटे में अपनी पिछली 40 साल की कहानी पूरी अच्छी तरह से बता देते हैं, तो समझ में आ जाता है। तो उसमें क्लैरिटी होती है और समराइज करने का आर्ट आता है। कुछ लोग जो एक एक वाक्य जो है उसको डिटेल में बताना शुरू, उसने ये कहा फिर मैंने ये कहा फिर मैंने ये कहा फिर उसने ये कहा, तो उस तरह से जो है वो ज्यादा चीज बता नहीं पाते, 2 घंटे में भी पूरी बात बता नहीं पाते कि वास्तव में क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो समराइज करना भी आना चाहिए। एक पेरेंट ने ट्वीट किया था एक बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, कि मेरा बच्चा जो है वो 10 मिनट की कहानी को 4 घंटे में समराइज कर सकता है। तो बच्चा जो अभी स्कूल नहीं गया है, तो उसके लिए तो ठीक है वो अगर 10 मिनट की कहानी को 4 घंटे में समराइज करे, लेकिन स्कूल जाने का मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि किसी चीज को समराइज करना है तो कैसे कम शब्दों में ज्यादा बात कही जाए
और क्या चीज ऐसी है जिसको अगर हम छोड़ भी देंगे, निकाल भी देंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर भी जो है वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और कहानी पूरी हो जाएगी। तो ये जो एक, वो भी कला सीखने वाली चीज है, वो भी एक मेंटल फैकल्टी है। फिर उसको बताना कैसे है, नरेट कैसे करना है। जैसे स्टोरी टेलर्स होते हैं, मनोज दा कहानी बताते हैं तो कितनी अच्छी तरह बताते थे। तो नरेशन का आर्ट, स्टोरी टेलिंग का आर्ट, और कंटेक्चुअलाइजिंग, कि आप ये सोचें कि मैं, मेरे सामने कौन लोग हैं, इस सेशन का जो है एम क्या है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और शायद इनमें से कई होंगे जिनको बैकग्राउंड ठीक तरह से नहीं पता, तो जो कुछ बोलना है उसको उस बैकग्राउंड में फिट करना। सो दैट इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। तो ये भी एक कला है, ये नहीं कि सीधा एकदम जो सोच के आए हैं वही बोलना शुरू कर दे। टू फिट इट इन द कॉन्टेक्स्ट, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स। तो कॉन्टेक्स्ट में फिट करना वो भी आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन लुकिंग एट एन इश्यू फ्रॉम सेवरल एंगल्स, एक ही चीज को कई दृष्टिकोण से देखना। जैसे शेरविन तो उसके पास मास्टर है, आप अगर कोई भी चीज देखें तो हर एंगल से इतना देख लेते हैं कि कुछ और सवाल बचता ही नहीं। वो पहले एंटिसिपेट करते हैं कि इस इश्यू के बारे में क्या क्या प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। तो एक ही चीज को कई इश्यू से देखना वो भी एक कला है, एक फैकल्टी है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस, विश्लेषण करना वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में समन्वय जो दोनों आने चाहिए। विश्लेषण ताकि आप छोटे छोटे बिट्स में बांट सकें और कन्वीनियंट बिट्स में आप स्टडी कर सकें, एनालाइज कर सकें, सोच सकें उसके बारे में। और सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंथेसिस में फिर जो है आप कई चीजों को जोड़ के एक ओवरऑल आइडिया क्या निकलता है, या हार्मोनाइज कैसे कर सकते हैं अलग अलग आइडियाज को, तो उसके लिए सिंथेसिस चाहिए। क्यूरियोसिटी एंड फॉर्मुलेटिंग ए क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी एक उत्सुकता जानने की, तो उसके लिए एक प्रश्न पूछना और उस प्रश्न को ठीक तरह से फॉर्मुलेट करना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी बच्चों में जो है जन्मजात होती है। अगर आप पहली क्लास के बच्चों को सुनाएं और उनको पूछें कि कोई प्रश्न है, तो 50 बच्चे होंगे तो शायद 100 प्रश्न हो जाएंगे। सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कुछ ना कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए। अगर आप वही चीज 12वीं क्लास के बच्चों के साथ करें तो मुश्किल से कोई पूछता है। तो 12 साल में क्या ऐसा हम कर देते हैं स्कूल में कि बच्चे सवाल पूछना भूल जाते हैं। वो सोचते सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, या सवाल पूछना ही नहीं आता उनको ठीक तरह से। और अगर आप किसी एडल्ट ऑडियंस में जाएं जिसमें मेरी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, और उनको आप कुछ बताना शुरू करें और एंड में पूछें कि कोई प्रश्न है, तो उनके पास प्रश्न तो नहीं होता, लेकिन एक दो उनमें से इसके लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। वो सोचेंगे प्रश्न पूछने का मतलब है कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं एक और छोटा सा लेक्चर मैं दे दूं। वो लेक्चर दे देंगे लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। फिर आपसे आखिर में पूछिए कि आपका सवाल क्या है, तो कहेंगे जो मैंने बोला उसके बारे में आपका क्या विचार है, वो उनका सवाल है। तो इट मीन्स हम सवाल पूछना जो है कि कैपेसिटी डेवलप ही नहीं कर रहे स्कूल में। ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, जो कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना, वो दिमाग में आए और उसमें से एक ऐसा आइडिया निकले जिससे कि ज्ञानवर्धन हो सकता है, कोई नई चीज निकल सकती है। और क्रिएटिविटी, तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो तभी होंगी जब हम बहुत ज्यादा माइंड को इस तरह से ऑक्यूपाई नहीं करेंगे कि फैक्ट्स और फैक्ट्स और फैक्ट्स बताते चले जाएं। तो समय और जो कैपेसिटी है वो ओरिजिनल थिंकिंग के लिए बचेगी नहीं। फैक्ट्स तो आजकल जो है आराम से अवेलेबल है, आप गूगल पे जाइए कुछ भी पता कर लीजिए। तो एक फ्री टाइम दिमाग को मिले रोमिंग के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ओरिजिनलिटी के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक दृष्टि से देखना। अब इस पे एक एग्जांपल बताता हूं आपको। लगभग 30-40 साल पहले अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आया था इस तरह का, जिसमें काफी सारे बच्चों की, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी छोटी छोटी स्टैम्प साइज पिक्चर्स थी। और हर एक की, या आपने देखा होगा इस तरह कई एड्स आते हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है बच्चे का नाम और उसकी किस एग्जाम में क्या रैंक आई या कितने परसेंटेज मार्क्स आए। तो ये सारे बच्चे जो है टॉपर्स होते हैं। तो टॉपर्स की फोटो थी और साथ में उसके लिखा था कि इन सब बच्चों ने ये फूड सप्लीमेंट ली। तो
अब अगर कोई इसको अनक्रिटिकली देखेगा, आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखेगा, तो क्या सोचेगा कि इन सब बच्चों ने ये फूड सप्लीमेंट ली है, इसलिए इन्होंने एग्जाम में अच्छा किया, इनके नंबर अच्छे आए। अब वास्तव में इसका एक कंक्लूजन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये कहीं भी क्लेम नहीं किया कि इन बच्चों के मार्क्स इसलिए ज्यादा आए क्योंकि इन्होंने फूड सप्लीमेंट दिया था। उन्होंने दो सेट्स ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि इन बच्चों के मार्क्स इतने आए या इनकी रैंक ये थी और इन बच्चों ने फूड सप्लीमेंट दिया। तो ये आइसोलेटेड दो चीजें उन्होंने बताई। अब उसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ एसोसिएशन हो सकती है। अब एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हो, कि एक की वजह से दूसरी चीज हुई, वो जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर आप सोचेंगे तो ये भी आप अंदाजा लगाएंगे कि कंपनी का एक मोटिव है इसके पीछे, उन्होंने इसलिए इस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया है। अगर हम हजारों बच्चों से पूछें और उनके मार्क्स देखें, तो कई बच्चे हमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सप्लीमेंट नहीं ली थी और उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सप्लीमेंट ली थी और मार्क्स अच्छे नहीं है, फेल भी हो गए एग्जाम में। और ओवरऑल अगर आप रिलेशनशिप निकालें, तो उन्होंने काफी सारा डेटा जो या तो कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, और अगर मिला भी उनको तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। वो पोर्शन डेटा का आपने आपके सामने रखा है जिससे ये एक गलत इंप्रेशन क्रिएट हो सके कि ये सप्लीमेंट लेने की वजह से उनके अच्छे नंबर आए। तो अगर ये इस तरह से कोई सोचेगा तो एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य है उनका वो सफल नहीं हो पाएगा। आप ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि सप्लीमेंट की वजह से इनके अच्छे नंबर आए। अब इस तरह से सोचने से नुकसान क्या हो सकता है? ये अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में एक आया था एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट बहुत महंगा है, सप्लीमेंट वो सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो किसी गरीब आदमी का अगर बच्चे के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो सोचेगा शायद इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये सप्लीमेंट नहीं दे सकता। तो ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो है इस तरह के नहीं होने चाहिए। और लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स को हम हमेशा नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने अपने को सेफ रखा है, क्योंकि दोनों चीजें जो हैं वो उन्होंने अपने को तो सेफ रखा है कि हमने दो स्टेटमेंट्स दिए और दोनों ठीक है। बच्चों ने सप्लीमेंट भी लिया और इन बच्चों के रैंक्स भी हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि इसकी वजह से ये हुआ। दे हैव नॉट टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमारी गलती है कि हम उसको इंटरप्रेट ठीक तरह नहीं कर रहे। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये भी सिखाने की जगह स्कूल है, और वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? इस तरह की चीजें क्लास में डिस्कस करके। ये शायद सिलेबस में ना होकर आपके, लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे तो यही फैकल्टी डेवलप होगी। तो उसके लिए भी समय निकालना है स्कूल में। क्रिटिकल थिंकिंग से आज सिवाय और क्या है? लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर भी फिर थोड़ा और समय लगाएंगे। शेरविन ने कहा कि लॉजिकल थिंकिंग में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स से, और वो फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद क्योंकि हम उन फैक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ और जानना चाहते हैं, तभी तो रीजनिंग यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ और डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा में दो इंपॉर्टेंट चीजें, वो कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस डेटा के आधार पर कई कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। उनमें से आमतौर पर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बाकी के क्यों एलिमिनेट किए, किस तरह से एलिमिनेट किए, और कौन से कंक्लूजन्स ऐसे हैं जो निकल ही नहीं सकते उस डेटा में से, उन सब के बारे में भी हम सोचें। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि कंक्लूजन जो हम कई कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, लेकिन जो पहला कंक्लूजन हमारे दिमाग में आता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि इसमें से और कंक्लूजन्स भी इसी डेटा में से निकल सकते हैं। और कई बार हम दो तीन कंक्लूजन सोच भी लेते हैं तो कौन सा कंक्लूजन एक्सेप्ट करते हैं? जो सिंपल हो, या जो हमारे मन को पसंद हो, या जो आजकल की जो सोच है उसके अनुकूल हो। तो ये सब जो रीजंस नहीं है, दे आर नॉट रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग वन एंड रिजेक्टिंग द अदर कंक्लूजन्स। ये जो है हमारे बायस है, इन सब चीजों से बायस क्रिएट होता है।
हम सिंपल चीज को प्रेफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज हमें नहीं चाहिए, या जो चीज हमारे मन को पसंद है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक बायस है। या जो चीज एटमॉस्फेयर में इस वक्त है, सोचने का तरीका लोगों का उस तरह का है, वो भी एक बायस क्रिएट करता है। तो ये तीनों बायस्ड कंक्लूजन्स, बायस्ड रीजंस हैं। बायस है उसमें, रीजन नहीं है कि हमने एक कंक्लूजन क्यों सिलेक्ट किया और बाकी जो थे उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो वो भी जो है सोचना इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी जो है लॉजिक के रूल्स तो बता नहीं सकते बच्चे को। चरण कहते हैं कि ये आपको प्रिंसिपल्स नहीं बताने हैं, आपको इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करनी है कि बच्चा जो है इन रूल्स को इंटरनलाइज कर ले, अपने मन में अंदर अंदर जो है एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज आपने ऐसी प्रेजेंट की। तो एक एक्सरसाइज देखते हैं उस तरह की कि किस तरह से एक्सरसाइज इस तरह की बन सकती है। सपोज हम बच्चों को बोलते हैं कि एक सुनो ये स्टोरी, राम को कहा गया कि शाम को जाके एक पार्सल दे आओ, और एड्रेस दे दिया उसको कि शाम के घर का एड्रेस क्या है। राम वापस आ गया और बोला कि शाम जो है घर पे नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि घर पे नहीं था? दरवाजे पे ताला लगा था। तो टीचर बोलेगा कि पूछे बच्चों से कि आप क्या सोचते हैं कि उसने जो अनुमान निष्कर्ष निकाला है कि दरवाजा बंद था इसलिए शाम घर पे नहीं था, क्या ये ठीक है? तो पहले तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ शायद ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि क्या ये गलत भी हो सकता है, तो आपको खुद ही बच्चे कुछ ना कुछ चीजें बताएंगे, और वो किस चीज की तरफ होंगी कि डेटा जो है, क्योंकि डेटा सिर्फ इतना है कि दरवाजा बंद था और निष्कर्ष क्या है कि शाम घर पे नहीं था। तो क्या इस ऑब्जर्वेशन से कि दरवाजा बंद था, क्या एक ही कंक्लूजन निकल सकता है कि शाम घर पे नहीं था? तो उसको पक्का करने के लिए कंक्लूजन वास्तव में ठीक है या नहीं, या और कौन से कंक्लूजन हो सकते हैं, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटा शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो पहली चीज तो एक्यूरेसी ऑफ डेटा, क्या दरवाजा सचमुच बंद था? क्योंकि कई दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें पैडलॉक नहीं होता, हैंडल होता है, उसके नीचे एक छोटा सा छेद होता है, उसमें चाबी डाल सकते हैं, उससे ताला खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऐसा अगर दरवाजा बंद है तो हो सकता है अंदर से बंद कर दिया हो और ताला ना लगा हो, तो हो सकता है डेटा एक्यूरेट ना हो। अगली चीज है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, क्या डेटा कंप्लीट है? हो सकता है एक दरवाजे पे सचमुच ताला लगा है, लेकिन क्या घर में सिर्फ एक ही दरवाजा था? घर में कई अगर दरवाजे थे तो हो सकता है कोई और दरवाजा खुला था। क्या आपने चेक किया कि दरवाजे खुले थे? और फिर अगर एक बार ये शुरू हो गया सिलसिला, तो आप देखेंगे बच्चे आपको कई रीजंस देंगे, सॉरी कई रीजंस नहीं, कई चीजें ऐसी बताएंगे कि ये चीज अगर ऑब्जर्व करता आराम तो डेटा और कंप्लीट हो सकता था। कैसी चीजें? कि अगर अंधेरा हो चुका है तो क्या घर के अंदर लाइट जल रही है? अगर गर्मी का समय है तो क्या खिड़की से दिखाई दे रहा है कोई पंखा चल रहा है क्या? और फिर आपको और चीजें भी बताएंगे कि हम फोन कर सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, पड़ोसियों से पूछ सकते हैं कि ये कहीं गया हुआ है क्या। तो आपको कई चीजें इस तरह की वो बताएंगे जिससे डेटा और बढ़ता चला जाएगा। सपोज हमारा डेटा जो है और कुछ हम चीज सोच नहीं पा रहे और कंप्लीट हो गया, हम सोचते हैं कि अब और तो कुछ कर नहीं सकते, और हर चीज पॉइंट कर रही है इसी चीज की तरफ कि श्याम घर पे नहीं है। पर फिर भी क्या यही कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं इस डेटा में से? फिर भी ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि हो सकता है वो घर पे ना हो सकता है घर पे अंदर हो लेकिन गहरी नींद सोया हो सकता है कि बेहोश हो सकता है मर गया हो, लेकिन घर के अंदर है उसकी लाश। लेकिन हम क्यों ये सोचते हैं कि घर पे नहीं है और बाकी तीन चीजें नहीं सोचते? क्योंकि उन तीन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, विच मीन्स वंस अगेन वी आर डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। साइंस में सारे कंक्लूजन ऐसे ही होते हैं, इसीलिए जब आप अपना रिजल्ट देते हैं तो कैसे लिखते हैं? P इज लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या है कि 5% चांस है कि ये कंक्लूजन जो है एक्सीडेंटल है, सच्चा नहीं है। 95% कॉन्फिडेंस हमें है कि ये ठीक है, लेकिन 5% गलती का चांस भी है। तो गलती का चांस 5% से कम है, दैट इज व्हाट इट मींस P इज लेस देन 0.05, मींस प्रोबेबिलिटी जो है गलती की वो 5% से कम है। तो इसमें भी जो है क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसके इतनी गहरी नींद सोए होने के कि बिल्कुल पता न चले, दरवाजा खटखटाने से, फोन से, किसी भी चीज से पता न चले,
तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी गहरी नींद है या बेहोश और मरे होने का तो चांस और भी कम होता है। तो इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही ज्यादा है कि वो घर पे नहीं है, तो हम ये कंक्लूजन एक कंक्लूजन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो घर पे नहीं, with the possibility it still may not be 100% correct. So that is not the only conclusion. तो हम कहेंगे ठीक है, अब हमने सारा डिस्कस कर लिया, क्या अब आपको पक्का है कि शाम जो है सचमुच घर पे नहीं था? सब बच्चे हाँ अब तो पक्का है, अब हम और चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन हो सकता है कि राम को जब भेजा था एड्रेस देके, तो एड्रेस ही गलत दिया था। अगर एड्रेस ही गलत दिया था और गलत घर में पहुंचा था, तो सारी जो हमारी एनालिसिस थी सारी बेकार हो गई। फिर तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, चाहे सारी चीजें उसने ट्राई कर ली, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि श्याम घर पे नहीं था, क्योंकि एड्रेस ही गलत था। अब यहाँ पे हमने कहाँ गलती की? पहले प्रिंसिपल में, द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स और कंक्लूजन आई स्टार्ट फ्रॉम। तो स्टार्टिंग जो थी वो एड्रेस से थी, वहीं पे ही गलती कर दी, तो बाकी सारी तो चीजें फेल हो गई ना। तो एक completeness and accuracy of data and trying to arrive at all the possible and impossible conclusions, वो तो बाद में आता है। पहली चीज तो है करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स, तो हमने एड्रेस ही गलत दिया था। तो बच्चे जो है हंसेंगे जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे। बट देन व्हाट हैज हैपेंड, दे हैव इंटरनलाइज्ड दिस कि सिर्फ रीजनिंग काफी नहीं है, आपके स्टार्टिंग फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। नहीं तो इफ यू प्रोसेस देम विद रीजन, यू स्टिल रीच अ रॉन्ग कंक्लूजन इफ द स्टार्टिंग फैक्ट्स आर रॉन्ग। If the starting facts are wrong, the conclusions can never be correct. अब हम मेमोरी से आगे कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, व्हाट वी टीच, हाउ वी टीच एंड हाउ वी असेस। व्हाट वी टीच, जैसे हमने देखा कुछ एग्जांपल्स, इस तरह की चीजों के लिए भी समय होना चाहिए। देन हाउ वी टीच, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है गलत तरह से भी सिखाई जा सकती हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज। हमने वहाँ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस की। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में एक एक्सरसाइज होती है और उसको पहले टीचर्स बैठ के आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पेशेंट की कुछ हिस्ट्री दी हुई है और उसको जो है उसको स्टडी करके उसकी प्रॉब्लम, एक पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखना है और फाइनली डायग्नोसिस भी निकालना है। तो सिर्फ डायग्नोसिस निकालना एम नहीं है, एम इज ऑल्सो टू लर्न समथिंग। तो बीच बीच में जो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम अगर कोई सवाल स्टूडेंट पूछे या हम सवाल वो रेज करें, तो उससे जो है कुछ हद तक तो प्रॉब्लम समझने में हेल्प मिलती है और कुछ जो है नई चीजें स्टूडेंट सीख लेता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जब टीचर डिस्कस कर डिसाइड कर लेते हैं ये पॉइंट्स जो हैं, इस पे अगर हम अगर स्टूडेंट ने नहीं भी सवाल पूछा, अगर हम सवाल पूछेंगे तो जो है स्टूडेंट ज्यादा सीख पाएंगे, फिर उनको कहेंगे अब लाइब्रेरी जाओ जाके पढ़ के आओ। तो दैट इज व्हाट बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अबाउट। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हम इंटरप्ट करेंगे स्टोरी को या हिस्ट्री को पेशेंट की, ताकि स्टूडेंट कुछ सीख सके, उनको बोलते हैं ट्रिगर्स। दे आर ट्रिगर्स फॉर लर्निंग मोर। ट्रिगर, तो सपोज हमने टीचर्स ने डिस्कस करके अपनी उनकी जो स्टूडेंट की कॉपी में वो नहीं है, लेकिन जो टीचर की कॉपी है उस हिस्ट्री की टाइप की हुई, उसमें उसने लिख लिया ट्रिगर, यहाँ पे यहाँ 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 3 जगह ट्रिगर्स है, वो उसने नोट कर लिया। अब एक टीचर खड़ा था, आई एम टेलिंग यू रियल स्टोरी, कि अगर टीचर को पढ़ाना नहीं आता, उसको फिलॉसफी ठीक समझ में नहीं आई तो क्या होता है। टीचर खड़ा था, क्लास सामने थी, वो उस हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। जब वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे पहला ट्रिगर था, तो टीचर ने बोला ट्राइगर नंबर 1, ट्राइगर नंबर 1। ये थोड़ी बोलना था, टीचर को समझ ही नहीं आई थी कि करना क्या है। You see, it had to be a natural process. नेचुरली उसको एक सवाल रेज करना था वहां पे। ये थोड़ी कि बच्चों को रोक बोल से अनाउंस करना था ट्राइगर नंबर 1। सो व्हाट वी टीच वो भी इंपॉर्टेंट है, हाउ वी टीच दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट की चीज क्या है, हाउ वी असेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाहे आप कितना भी एम्फोसाइज कर लें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये वो सब कुछ, लेकिन अगर आप सवाल ऐसे पूछेंगे जिसमें फैक्ट्स पूछे गए, व्हाट्स कॉल्ड फैक्चुअल रिकॉल, फैक्चुअल रिकॉल के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो स्टूडेंट्स फिर भी रट्टा मार के आएंगे ताकि वो फैक्ट्स आपको दे सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ले सके। तो इसीलिए किसी एजुकेशनिस्ट ने कहा है, असेसमेंट इज द टेल
that wags the dog of education. कुत्ता दुम हिलाता है ना, तो टेल है वो। तो टेल तो छोटी सी चीज है, असेसमेंट एक छोटी सी चीज है, असेसमेंट जो एजुकेशन की टेल है। लेकिन इस सिचुएशन में कुत्ता जो है पूंछ नहीं हिलाता, पूंछ कुत्ते को हिलाती है। पूंछ जो है असेसमेंट है और वो पूरा कुत्ता जो है एजुकेशन का उसको हिलाती है। विच मीन्स स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा है, आप असेस क्या कर रहे हैं एग्जाम्स में, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप बातें कितनी भी कर लीजिए, द स्टूडेंट्स विल स्टिल गिव यू व्हाट यू वांट। अगर आप फैक्ट्स पूछेंगे, दे विल गिव यू फैक्ट्स एंड दे विल learn by rote memory. So assessment is very important. So all these three things are important. What we teach, how we teach, for which the teacher should understand why it is being taught, why what is being taught, the philosophy behind the process, and how we assess. किस तरह के सवाल पूछे जाए एग्जाम में, वो सवाल क्यों नहीं पूछे जाते उस तरह के? दो रीजंस है ब्रॉडली स्पीकिंग। एक तो यह है कि जो सवाल हायर फैकल्टीज ऑफ लर्निंग को टेस्ट करते हैं वो सवाल बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। फैक्चुअल रिकॉल के जो क्वेश्चन है वो बनाना बहुत आसान होता है, तो काम ज्यादा नहीं करना चाहता कोई। दैट इज वन। सेकेंड रीजन इज कि अगर हम हायर एबिलिटीज ऑफ लर्निंग टेस्ट करेंगे और एजुकेशन उस हिसाब की नहीं हुई है, सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। रिजल्ट्स अगर खराब आएंगे तो the management will be upset, the principal of the school will be upset, the parents will be upset, the government will be upset, everybody will be upset कि रिजल्ट इतना खराब क्यों है। तो सॉल्यूशन क्या है? रटा लगवाए जाओ और वैसे ही सवाल पूछे जाओ in which factual recall is asked. That is the way out. But then that is the easy way out. The easy way is not always the best way. As the mother has said, we are not here to do easy things. We are here to do difficult things. So to frame questions which test higher faculties of learning is difficult, but we have to do it. And we have to make sure that we have taught in such a way कि चाहे questions higher faculties of learning test करें, फिर भी students का result खराब ना आए, वो fail ना हो. That is the teacher's job. अगर teacher ने ठीक तरह पढ़ाया है, the teaching and that teaching is more interesting. अगर आप उस तरह से पढ़ाते हैं, teaching is much more interesting, and then you test those higher faculties of learning. 100% किसी के students के नहीं आएंगे उसमें, लेकिन अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, फेल नहीं होंगे। सो इसके लिए क्या करना है? टू गो बियॉन्ड मेमोरी, लुक फॉर मटेरियल, जस्ट कीप ऑब्जर्विंग अराउंड एंड यूल फाइंड प्लेंटी ऑफ मटेरियल। सिचुएशंस में ऑब्जर्वेशन करके आपको मटेरियल मिल सकता है, दूसरों ने मटेरियल तैयार किया है उसको यूज कर सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं टू क्रिएट मोर मटेरियल, and most important is reward higher faculties of learning in the exams. The mother has said for a very long time in life, it is indispensable that reason should be the master of life. Reason is the apex of ordinary human intelligence. इंसान जो है वो एक बुद्धिजीवी है, बुद्धि उसका जो है एक ऐसा लक्षण है जो बाकी सारे पशुओं से ज्यादा अच्छी तरह डेवलप्ड है। और बुद्धि की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी है वो रीजनिंग है, तर्क वितर्क। कोई चीज किस कारण से होती है, कारण ढूंढना, कारण के हिसाब से काम करना, टू लिव बाय रीजन। तो मदन ने कहा है कि इसीलिए रीजन को जो है मास्टर जो है बना देना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम इन लाइफ। किस चीज का मास्टर? ऑफ द वाइटल पार्ट ऑफ द बीइंग। जो वाइटल है हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस जो है ठीक चीज के लिए भी काम कर सकते हैं, गलत चीज के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ठीक चीज के लिए काम करें, उसके लिए चैत्य पुरुष की आवाज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन काफी हद तक रीजन भी हमें हेल्प कर सकती है इस चीज में कि हम जो गलत काम करने जा रहे हैं इमोशंस की वजह से भावुक होकर, वो ना करें। तो रीजन हमें चेक कर सकती है अगर हम रीजन को मौका दें टू बी द मास्टर। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे वी डोंट गिव रीजन दैट अपॉर्चुनिटी टू बी द मास्टर। रीजन जो है वो सर्वेंट बन जाती है इमोशंस का। जब वो होता है तो क्या होता है कि रीजन जो है वो एक बड़ा विचित्र हमारा यंत्र है, जिस चीज को भी सिद्ध करना वो सिद्ध कर सकते हैं हम। तो जब हम वाइटल को, हमारे जो इमोशंस हैं उनको मास्टर बना लेते हैं, तो अगर गलत काम भी करने को मन कर रहा है बहुत, और evil can be very tempting, all evil is tempting,
बच्चा जो है उसको कोई छोटी सी चीज पसंद आती है, वो चुराने में उसको अच्छा लगता है। कोई बच्चा अगर मोटा है या बहुत छोटा है तो उसको छेड़ने में अच्छा लगता है, ही एंजॉयज टीजिंग दैट चाइल्ड। और जब बड़े हो जाते हैं तो इनकम ज्यादा है, इनकम टैक्स इतना देने का मन नहीं कर रहा, तो इनकम टैक्स इवेड करने का मन करता है, और उसके लिए तरीके चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है। सो ईविल इज टेम्पटिंग फॉर द चाइल्ड, ईविल इज टेम्पटिंग फॉर द एडल्ट। तो उस टेम्पटेशन से बचाने के लिए हमें रीजन जो है काफी हद तक हेल्प कर सकता है, क्योंकि रीजन भी हमें अगर रिफाइंड रीजन यूज करेंगे तो दोनों सिचुएशंस में यही बताया गया, इन सारी सिचुएशंस में, कि गलत चीजें नहीं करना चाहिए। क्योंकि रीजन जो है ऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक पीक है, टॉप फैकल्टी है। बट ये मदर ने क्यों कहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन लाइफ, ये क्यों नहीं कहा फॉर थ्रू आउट लाइफ, पूरा जीवन रीजन को मास्टर क्यों ना बनाए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन लाइफ। वो इसलिए कहा है क्योंकि हमें रीजन से आगे जाना है। रीजन इज द टॉप फैकल्टी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट रीजन इज नॉट द बेस्ट टूल that one can use in life. A better tool is the psychic being. तो साइकिक बीइंग को जानने में, पहचानने में, पूरी तरह से अपनी लाइफ उसके अराउंड ऑर्गेनाइज करने में 30 साल का से भी ज्यादा का समय लग सकता है, समय। तो तब तक, जब तक हम उस स्थिति में पहुंचे जब रीजन की हमें कोई आवश्यकता ना रहे, हम अपने चैत्य पुरुष के आधार पे ही अपनी लाइफ को गाइड कर सके, तब तक कम से कम रीजन को मास्टर होने दें, वाइटल को मास्टर ना होने। So for a very long time in life, it is indispensable that reason be the master, because reason is the apex of ordinary human intelligence. तो ये मेंटल एजुकेशन का भी एक चैप्टर है इस किताब में, द फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, और इसमें कुछ एग्जांपल्स जो आज डिस्कस किए और कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली पुट इट इनटू प्रैक्टिस। श्री अरविंद आश्रम दिल्ली ब्रांच में आप सबका स्वागत है। जब भी आप आए तो हम बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हो जिनके लिए इस सत्र के अंत में समय पूरा ना मिल पाए, तो आप मुझे ईमेल से लिख सकते हैं। अगर आपको इन स्लाइड्स का सेट चाहिए तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा। और आश्रम की 3 मैगजीन्स हैं, 2 अंग्रेजी में, 1 हिंदी में। हिंदी में है श्री अरविंद कर्मधारा और अंग्रेजी में रियलाइजेशन एंड द कॉल बियॉन्ड। अगर ये मैगजीन्स आपको चाहिए तो फिर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल सिंपल है, RM फॉर रमेश, BIJ फॉर बिजलानी, रैमबिज, वर्क इसलिए कि मैं कुछ काम नहीं करता, @gmail.com। So rambishwork@gmail.com। Thank you.